नमस्कार दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में तो खतरा बना ही हुआ था। आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, फिर यमन में होतीस की वजह से जो बाब एल मांडेब स्ट्रेट है, रेड सी को जो कनेक्ट करता है, तो वहां पर सब तो प्रॉब्लम चली रही थी। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि टर्की ने भी ब्लैक सी में जाने वाले जो शिप्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो खबर, टर्की रेस्ट्रिक्ट सम ब्लैक सी शिप ट्रैफिक एमिड सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन इसके पीछे का कारण अलग है, क्योंकि जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो अलग चीज है, लेकिन जो इस समय ब्लैक सी में हो रहा है और टर्की के लिए बड़ा खतरा बन गया है, उनके जो नाविक हैं, उनके जो सेलर्स हैं, वो खतरे में आ गए और इसीलिए टर्की ने ये बड़ा कदम लिया है। ओवरऑल ज्योग्राफी को देखते हुए पूरा हम वीडियो समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, टर्की चाहता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, जल्दी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी का। अगर आप किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर फुल प्रिपरेशन चाहते हैं प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, और साथ ही साथ मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हमारे बैच में मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप 18 बुक्स का पूरा सेट चाहते हैं घर पर, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर टर्की ने कुछ जो कमर्शियल शिप्स हैं जो आपका ब्लैक सी से आ रही थी, ब्लैक सी में जाना चाह रही थी टर्किश स्ट्रेट के थ्रू, उसके ऊपर पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। अगेन ये अगर आप देखोगे मैप में, ये रहा आपका टर्की पूरा, राइट। इनफैक्ट ये थोड़ा सा जो हिस्सा है वो टर्की का यहाँ पर भी आता है यूरोप में, और यहाँ पर है ब्लैक सी। ब्लैक सी में तो आप सब जान ही रहे हैं, यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन है, काफी लंबे समय से वॉर चल ही रहा है, 2022 से मुझे याद है अभी तक, मतलब ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये रहा क्रीमिया, जो कि अगेन 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। तो इस पूरे ज्योग्राफी को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ लिंक्ड है। अभी इमीडिएटली जो कारण क्या है, बेसिकली ये अगर हम टर्किश स्ट्रेट की बात करें ना, तो मेडिटेरेनियन सी से जो शिप है वो अगर आप ब्लैक सी में जाना चाहती हैं, तो ये टर्किश स्ट्रेट हो गया ये पूरा एरिया। और वहां से जो अगर वो जाना चाहती हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना टर्की ने स्टार्ट किया है। और जो मेन कारण बताया जा रहा है वो है आपका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि बहुत सारे जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। मतलब अभी तक हो क्या रहा था कि रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इनके द्वारा अब एग्जैक्टली यूक्रेन हमला कर रहा है या फिर रशिया कर रहा है, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं मिसाइल्स, ड्रोन्स, उन सब के थ्रू जो बाकी के शिप्स हैं, टर्की के जो शिप्स हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। अभी रिसेंटली सिचुएशन काफी गंभीर हो गया था। टर्किश ओन जो वेसल था, शिप था, उसके ऊपर ड्रोन आकर गिरा, और बताया जा रहा है कि ये आपका जो नोवरोसिस्क है, ये अगेन आप देखोगे यहां पर, तो ये जो शिप है वो आपका टर्की ओन्ड शिप था, बेसिकली टर्की फ्लैग शिप। तो वहां पर जो है इस शिप के ऊपर अटैक किया गया, जिसकी वजह से 3 टर्की के जो लोग हैं वो यहां पर घायल हो गए थे, और इसको टर्की ने बहुत ही सीरियसली लिया। और तब जाकर अब खबर आती है कि यहां पर जो टर्की है उन्होंने अपने स्टेट्स के ऊपर पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्की कैसे ये कंट्रोल कर सकता है, और यहीं पर ज्योग्राफी है। देखो, अगर मेडिटेरेनियन सी में कोई शिप है, उसको पहले जाना पड़ेगा एजियन सी, ठीक है। फिर एजियन सी से वो आपका जाएगा सी ऑफ मरमरा। अब सी ऑफ मरमरा जाने के लिए यहां पर जो स्ट्रेट है उसको कहा जाता है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ठीक है। अब वो सी ऑफ मरमरा पहुंचेगा, जो कि अगेन अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर भी टर्की है, ऊपर भी टर्की है, इधर भी टर्की है, हर तरफ से, चारों तरफ से यहां पर टर्की से घिरा हुआ है, ठीक है। तो एजियन सी से अगर उसको जाना है सी ऑफ मरमरा में, बिना टर्की के इजाजत के नहीं जा सकता। फिर वहां से अगर उसको ब्लैक सी में एंटर करना है, तो यहां पर आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये वाला सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो आई होप आप यहां पर समझ पा रहे हो कि टर्की बड़े आसानी से इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए जो खबर आ रही है वो ये है कि जो शिप यहां से गुजरना चाह रही थी, ब्लैक सी की तरफ जाना चाह रही थी, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, ये जो टर्किश स्ट्रेट है ना, ये जो दोनों मैंने आपको बताया, चाहे वो डार्डेनेलिस स्ट्रेट है या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इसको चोक पॉइंट कहा जाता है। और चोक पॉइंट बेसिकली सिंपल अर्थ ये होता है, इसका जो डेफिनेशन है कि एक नैरो पैसेज है, वहां पर बहुत सारी शिप्स गुजरना चाह रही हैं इस छोटे से पैसेज में, उसको हम चोक पॉइंट कहेंगे। और दुनिया भर में आप सब जानते हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बाब एल मैंडेब, ये रिसेंटली काफी ज्यादा सुनने को मिला, उसी प्रकार से ये भी आपका चोक पॉइंट है। और जो टर्किश स्ट्रेट है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इकलौता मैरीटाइम रूट है जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, और कोई है ही नहीं। अगर आपको ब्लैक सी से इधर आना है तो इसी के थ्रू ही आना पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, वो इसी पर्टिकुलर रूट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, यूएन ने भी इसको डिस्क्राइब किया है, जो टर्किश स्टेट है ये दुनिया का वन ऑफ द
क्राउडेड सी लेन्स में से आता है और ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी जो आपको पता होनी चाहिए वो है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। मॉन्ट्रो जो कन्वेंशन है वो इन्हीं तरह के जो स्टेट्स हैं उनको रेगुलेट करता है। 1936 में साइन हुआ था, नवंबर 1936 में ये इफेक्ट में आ गया था। बेसिकली ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो टर्किश स्टेट है उसको तो यहाँ पर कंट्रोल करता है कि इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी स्टेट हैं उनको भी एक प्रकार से गाइडेंस का काम करता है ये जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है। अब ये मॉन्ट्रो कन्वेंशन करता क्या है? सबसे पहली चीज समझिए कि ये मर्चेंट वेसल और जो वॉरशिप्स है उसको दो अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। मतलब अगर कोई जो मर्चेंट वेसल है जिसमें गुड्स वगैरह जा रहे हैं और वो स्ट्रेट से पास होना चाहते हैं तो उनको ज्यादा फ्रीडम दी जाती है कि वो आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन जो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर काफी हद तक टर्की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मतलब इस कन्वेंशन में ये बोला गया है कि अगर कोई कमर्शियल वेसल है, शिप है, वो अगर जाना चाहे तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, लेकिन जो वॉरशिप, अगर मान लो अमेरिका अपना वॉरशिप वहां से भेजना चाह रहा है ब्लैक सी में, तो उसके ऊपर टर्की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये कन्वेंशन उन दोनों चीजों को डिस्टिंक्ट करता है। अच्छा, मॉन्ट्रो जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहीं पर रशिया हो, यूक्रेन हो, नेटो के मेंबर्स हो, नेटो के जो नेवल इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि ब्लैक सी में रशिया का एक काफी पावरफुल नेवल प्रेजेंस है। टर्की अपने आप में नेटो का भी मेंबर है, रोमानिया और बुल्गारिया वो भी नेटो के मेंबर हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के जो नेटो के मेंबर्स हैं वो अपना नेवल फोर्स ब्लैक सी के बाहर ऑपरेट करते हैं ताकि वहां पर तैनाती रखते हैं। और अगर जो वॉरशिप्स हैं वो ब्लैक सी के बाहर रहीं और उनको अगर ब्लैक सी में एंटर करना हुआ तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ट्रीटी है, ये जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है, वो यहाँ पर सामने देखना पड़ता है कि उसमें टर्की क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बताया जाता है जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है इट इज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक गेट कीपर की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्की ने क्या इसका इस्तेमाल किया अभी तक? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो 2022 में ही जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में, तब टर्की ने ये वाला जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अंदर वॉर टाइम प्रोविजंस है उसको एक्टिवेट कर दिया था। और इसमें यह था कि रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए टर्की ने कहा कि भाई जो वॉरशिप्स हैं हम उनको अलाउ नहीं कर सकता। अब समझने की कोशिश करिए, यहां पर टर्की को बार बार यही डर लग रहा था कि अगर दुनिया भर के वॉरशिप्स इधर से पास होते हुए ब्लैक सी में जाएंगे तो यहां पर वॉर और ज्यादा छिड़ेगी तो इसका मतलब टर्की के लिए भी डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर टर्की ने इस कन्वेंशन का इस्तेमाल 2022 में ही कर लिया था। और यहां पर देखो, इससे दो ऑब्जेक्टिव उसको निकलकर सामने आया। पहला तो यह था कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, साथ ही साथ ब्लैक सी को अनकंट्रोल जो नेटो रशिया का नेवल एक्सकलेशन है उससे यहां पर रोका जा सके। लेकिन अब समझिए, ये तो हमने 2022 की बात की कि यहां पर जो वॉरशिप्स थे उसको टर्की ने रोका, ये मॉन्ट्रो कन्वेंशन का हवाला देकर। लेकिन इस बार मामला डिफरेंट है। कल जो हुआ है उसमें टर्की ये कह रहा है कि हम जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉन्ट्रो कन्वेंशन में साफ कहा गया है कि यहां पर आप कमर्शियल शिप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर टर्की ऐसा क्यों कर रहा है? टर्की का ये कहना है कि देखिए, यहां पर जो हमारे शिप्स हैं वो डेंजर में आ चुके हैं। जिस तरह से कमर्शियल शिप्स के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हो रहा है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, पोर्ट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ रहा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि देखिए, पहले जो बैटल फील्ड था वो सोल्जर वर्सेस सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पोर्ट पर, शिप के ऊपर, ऑयल टर्मिनल, वेयर हाउसेस के ऊपर अटैक करना ये ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एंड स्पेशली ये टर्की के लिए क्यों इतना ज़्यादा वरिंग है? देखो, जो मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली जो हमला हुआ था एक टर्की के शिप के ऊपर अगस्त 4 को, जहां पर 3 जो क्रू मेंबर्स हैं वो इंजर्ड हुए थे और बाकी सभी को इवैक्यूएट करना पड़ा था। तो टर्की काफ़ी अलर्ट हो गया यहाँ पर। टर्की को लगा कि हमें यहाँ पर जवाब देना चाहिए और इसीलिए टर्की ने ये बड़ा कदम लिया है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि टर्की क्या कह रहा है? टर्की बेसिकली ये कह रहा है कि देखो, हम इसमें नहीं जाना चाहते कि इसमें रशिया रिस्पॉन्सिबल है या फिर यूक्रेन रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो इमीडिएट कंसर्न है वो हमारे सिविलियन वेसल हैं, कि हमारे सिविलियन वेसल के ऊपर अटैक ना हो। और इसीलिए यहाँ पर टर्की ने कंसर्न जताया है दोनों को, रशिया को और यूक्रेन को, और कहा है कि आप यहाँ पर सावधानी रखिए। इनफैक्ट ये खबर भी आप देख पाओगे, टर्की हैज कन्वेड टू रशिया यूक्रेन दे शुड डिक्लेयर मोरेटोरियम इन ब्लैक सी। यहां पर हमला ना हो ये कोशिश किया जाए, और यही टर्की कहना चाह रहा है। मतलब जो कमर्शियल शिप्स हैं उसको रोक कर
टर्की एक प्रकार से प्रेशर डाल रहा है रशिया और यूक्रेन के ऊपर कि अगर आप इसी तरह से हमला करते रहे तो मैं ये जो टर्किश स्ट्रेट्स हैं, जो डार्डेनेल्स स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इनको यहाँ पर मैं रोक दूंगा। अच्छा, सवाल कई लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि अगर टर्की को इतना ही खतरा लग रहा है तो टर्की सिंपली इन स्टेट्स को क्लोज क्यों नहीं कर देता, पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देता। तो वही चीज मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, ये जो कन्वेंशन है, ये जो पूरा इंटरनेशनल लॉ वगैरह है, उसमें यही चीज है कि ये जो स्टेट होते हैं ना, वो आप उसको एक अपना डोमेस्टिक रोड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि समझो, नॉर्मली क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो हमारा कोस्ट लाइन है, जैसे भारत का कोस्ट लाइन है, जैसे मान लो मुंबई है यहाँ पर, ठीक है, मुंबई से 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आता है। लेकिन अब ये जो स्ट्रेट वगैरह आप देख रहे हो, ये उससे भी कम है यहाँ पर। तो इसी की वजह से यहाँ पर अगर कोई शिप जा रही है तो टर्की कह सकता था कि ये तो हमारे वाटर में आएगा, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन इसीलिए मॉन्ट्रू कन्वेंशन वगैरह आए, ताकि जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर हार्म ना हो। तो इसीलिए आई होप आप समझ पा रहे होगे कि टर्की भी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता कमर्शियल शिप को। ये एक टेम्पररी मेजर है, ठीक है। हाँ, वो जो वॉरशिप्स हैं उसके ऊपर कड़े एक्शन ले सकता है, लेकिन यहां पर उतने कड़े एक्शन नहीं ले पाएगा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। एक तो सबसे पहले ऑयल, ब्लैक सी अगर आप देखोगे, एक मेजर एनर्जी एक्सपोर्टर है इस पूरे रीजन में। क्रूड ऑयल हो गया, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये रशिया एक्सपोर्ट करता है बड़ी क्वांटिटी में। फिर यहाँ पर स्पेशली जो पोर्ट मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, नोवरोसिस्क, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई, उसमें अगर कमी आएगी तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट आएगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे और भारत भी परेशान होगा। फिर इसके अलावा ग्रेन का भी कनेक्शन है, क्योंकि आप समझो जो ब्लैक सी, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। रशिया कह लीजिए, रशिया भी बड़ी मात्रा में वीट एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन भी अगर आप देखोगे तो वीट, मेज, सनफ्लावर प्रोडक्ट्स, इन सब का एक्सपोर्ट करता है। तो ब्लैक सी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगेन जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है, वो जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। और अल्टीमेटली अगर दुनिया पर खतरा बढ़ेगा तो भारत पर भी इसका असर आएगा। एक तो एनर्जी, क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा हमने रशिया से काफी सारा ऑयल मंगाना स्टार्ट कर दिया बड़ी मात्रा में। तो ये प्रॉब्लम है अगेन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मामला सुलझा नहीं है। रशिया से भी अगर हमारा ऑयल कम आएगा तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फूड सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। अगर आपको याद हो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वीट और राइस को लेकर क्राइसिस आ रही थी। तो भारत ने भी यहाँ पर अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन को देखते हुए जो एक्सपोर्ट है वीट और राइस के ऊपर, उसको भी रोकना स्टार्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। और कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे भारत को कि आप क्यों यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट के ऊपर ब्लॉक कर रहे हो। फिर इसके अलावा इंडियन सी फेरर, जिन भी शिप पर अगर आप देखो बहुत सारे इंडियंस होते हैं, तो उनके जान का भी खतरा रहता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भारत मेंटेन करता है सभी देशों के साथ। अब देखते हैं अल्टीमेटली टर्की का अगला कदम क्या होता है। क्या ये जो ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको फर्दर बढ़ाया जाएगा, क्या मामला यहाँ से और ज़्यादा बिगड़ेगा। बट आई होप कि इस वीडियो से जो भी अभी करंट सिचुएशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से कंट्रीज ऐसे हैं, जो कौन सा कंट्री ऐसा है जो टर्की के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराते हैं, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।